पाकिस्तान की जंग की कहानी शुरू होती है 1857 के बाद। (1857) का विद्रोह जब हुआ तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी अपने चरमोत्कर्ष पर 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधे मिलाकर ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया। एचिसन एक ब्रिटिश अधिकारी है, वो 1857 के विद्रोह में लिखता है सरकार को कि इस परिस्थिति में हम हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा नहीं सकते। एचिसन नाम है उसका, एचिसन। उसका स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 12th की जो पुरानी वाली एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया, उसमें उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है एचिसन का कि इस परिस्थिति में हम हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा नहीं सकते। और 1857 के विद्रोह की सबसे खास बात थी हिंदू मुस्लिम एकता। विद्रोह खत्म हुआ, शासन का स्वरूप बदला। ये 1757 से 1857 तक भारत पर शासन है किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1857 से 1947 तक भारत पर शासन किसका है? क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का। 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन। और भारत का जो शिक्षित मध्यम वर्ग उभर रहा था, एजुकेटेड मिडिल क्लास, उसको एक बात की आशा थी कि जब भी सरकार बदलेगी, भाई राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए, वहां के अधिकारियों से उन्होंने कहा कि साहब हम बहुत परेशान हैं साहब। तो अधिकारियों ने कहा यार हम कुछ कर नहीं सकते। बोले साहब क्यों आप नहीं कर सकते? बोले यार तुम्हारा देश हमारे कब्जे में थोड़ी है, तुम्हारा देश कंपनी के कब्जे में है। तो राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को लगता था कि जब भी इस देश में सत्ता बदलेगी और कंपनी से क्राउन के पास सत्ता पहुंचेगी तो हमको भी वही अधिकार मिलेंगे जो ब्रिटेन के लोगों को मिले हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। 1858 से भारत में ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत, पर ऐसा नहीं हुआ। और 1858 से आप भारत में देखेंगे नेशनल मूवमेंट की शुरुआत, राष्ट्रीय आंदोलन। क्यों? अभी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया, क्यों 1857 से पहले राष्ट्रीय आंदोलन क्यों नहीं शुरू हुआ? 1858 के बाद क्यों शुरू हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप में से जितनों को लगता है कि यार हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, जितने लोगों को लगता है कि यार जीवन में अपार कष्ट है, रास्ता नहीं मिल रहा है, जो भी असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, विषाद से ग्रसित हैं, सुबह मेरा एक प्रोग्राम है 5 से 7 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 3 चीजें उसमें मैं एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूं, ज्ञान, योग और ध्यान। ऑर्डिनरी तो हम सब ही हैं, पर 3 चीजें मैं एक्स्ट्रा आपको दूंगा, ध्यान, योग और ज्ञान। और 6 महीने के अंदर आपकी दशा और दिशा सब बदल जाएगी। 6 महीने आप हमारे साथ रहो, 6 महीने के अंदर आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। अवध ओझा ऐप पर आप आ सकते हो और सुबह की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और उस क्लास की खास बात यही है कि इस महीने अगर आप लोगे तो पूरे साल आपको सिर्फ महीने का 500 रुपए देना होगा, वरना जून से हम उसे 2100 रुपए महीने करेंगे। पूरी बाकायदा सिस्टमैटिक पूरी 2 घंटे की क्लास चलाएंगे। लेकिन वो 6 महीने का सेशन, आज एक लड़का अभिषेक पचौरी, उसका फोन आया था, हो सकता है प्रोग्राम देख रहा हो मेरा, उसका मैसेज आया था। तो मेरी टीम के लोगों ने मुझे मैसेज दिखाया, तो कुछ साउंड की प्रॉब्लम थी, बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि सर पिछले 3 दिन से जीवन एक नए डायमेंशन में जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, तैयारी नहीं हो रही है, तैयारी में मन नहीं लग रहा है, असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, जीवन में विषाद है। 3 ही समाधान है, योग, ज्ञान और ध्यान।
तो 1857 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। सवाल उठा क्यों? हो सकता है आपके बच्चे तैयारी कर रहे हो सकता है आपके साथ बैठे हो, उनसे पूछिए क्यों। हो सकता है वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़े हो। पानी दे देना। हो सकता है कि वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़े हो, उनसे पूछिए अभी कि 1857 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। और मैं गारंटी से आपसे बता देता हूं कि बहुत कम बता पाएंगे क्यों। कोचिंगें पढ़ा रही हैं, सोचना नहीं सिखा रही हैं। इसलिए 1 साल बाद कोचिंग खत्म होने के आदमी वहीं बैठा है जहां वो ग्रेजुएशन करने के बाद बैठा हुआ था। बाहर से पूरा कोर्स पूरा हो जा रहा है, सिलेबस पूरा हो जा रहा है, नोट्स मिल जा रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो जा रहा है, सब कुछ। लेकिन आंतरिक कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बाहर से सब कुछ सही हो जा रहा है, साल भर कोचिंग दम, रेगुलर क्लास चल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज हो रहा है, सब हो रहा है। और ना हो तो ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपका बच्चा बगल में बैठा हो, बस मारिएगा मत, ये गलती मत करिएगा। उससे पूछिए कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1857 के बाद क्यों हुई, और मैं दावा करता हूं बता नहीं पाएगा। मैं बताता हूं। 1858 का अधिनियम आया और 1861 का अधिनियम आया, और इस अधिनियम ने शिक्षित मध्यम वर्ग को झटका दिया। किसको झटका दिया? एजुकेटेड मिडिल क्लास को। और इस अधिनियम ने शिक्षित मध्यम वर्ग के सपने को तोड़ दिया। कैसे सपना तोड़ा? विधायिका बनी 1861 के अधिनियम के तहत विधायिका बनी, लेजिस्लेचर। अब यूपी के लेजिस्लेचर में सारे तमिलनाडु के लोग बैठे हों तो यूपी के लोग नाराज नहीं होंगे। तमिलनाडु के लेजिस्लेचर में सारे यूपी के लोग बैठे हों तो तमिलनाडु के लोग नाराज नहीं होंगे। 1861 के अधिनियम में विधायिका बनी, लेकिन कानूनी तौर पर उसमें किसी भारतीय का प्रावधान नहीं था। कानूनी तौर पर विधायिका किसकी? भारत की। बैठेगा कौन? अंग्रेज। एक पकड़ लाए महाराजा दिलीप सिंह बल्लामपुर के, उनको बेचारे को भी अंग्रेजी नहीं आती थी। उनसे लोगों ने पूछा कि बाबूजी आपको तो अंग्रेजी आती नहीं, तो आपको कैसे पता चलता कि वाइसरॉय की किस बात पे हाथ उठाना है, किस बात पे हाथ गिराना है? अरे बोले पता करने की जरूरत ही क्या है यार, जब वाइसरॉय हाथ उठाता है तो मैं भी उठा देता हूं, वाइसरॉय हाथ गिराता है तो मैं गिरा देता हूं। अब वाइसरॉय अगर कह रहा हो कि भारत के लोग चोर हैं तो पूरी विधायिका हाथ उठाएगी, महाराजा दिलीप सिंह भी उठाएंगे। तो शिक्षित मध्यम वर्ग। और यहां भारत का मुखिया कहां बैठेगा? लंदन में बैठेगा। भारत को चलाएगा कहां से? लंदन से। राजा अपनी रियासत से गायब, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तब भारत के लोगों को लगा कि अरे यार, ये शिक्षित मध्यम वर्ग को लगा कि अरे हम तो गलत सोच रहे थे, सत्ता बदल गई लेकिन दमन और शोषण जारी है। और तब इन लोगों ने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। पहली प्रमुख राजनीतिक पार्टी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाई? दादा भाई नेहरू जी ने 1866 में। और दूसरी प्रमुख राजनीतिक पार्टी इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1875 में। और यह थी राष्ट्रवादी धारा की शुरुआत, नेशनल मूवमेंट की शुरुआत। शिक्षित मध्यम वर्ग दुखी किससे? अधिनियमों से। सत्ता बदली, दमन और शोषण नहीं बदला।
सत्ता कंपनी से किसके पास आ गई? क्राउन के पास आ गई। लेकिन दमन और शोषण नहीं बदला। और फिर राजनीतिक पार्टियां का गठन होना शुरू किया। प्रमुख राजनीतिक पार्टी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 और दूसरी इंडियन एसोसिएशन 1875, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, और यहीं से राष्ट्रवादी धारा की शुरुआत। अब जब राष्ट्रवादी धारा की शुरुआत हुई तो अंग्रेजों को लगा कि अब क्या किया जाए यार, ये कहानी बड़ी मजेदार है, आप सुनिएगा। तब सफेद अंग्रेज हमें लूट रहे थे, अब काले और भूरे अंग्रेज हमें लूट रहे हैं। जब ये राष्ट्रवाद की धारा शुरू हुई तो ये हुआ कि अब इसको रोका कैसे जाए। तो राष्ट्रवाद की धारा के साथ दो और धाराएं पैदा हुई। पहली धारा संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म, हिंदू मुसलमान जिसको आज आप कहते हो, और दूसरी धारा जातिवाद, कास्टिसिज्म। इस देश में कास्टिसिज्म कभी नहीं था, जाति व्यवस्था थी, कास्ट सिस्टम था, कास्टिसिज्म कभी नहीं था। ये दोनों, ये कम्युनलिज्म और कास्टिसिज्म, ये दोनों देन है अंग्रेज हुकूमत की, और दोनों का उद्देश्य था राष्ट्रवादी धारा को रोकना। राष्ट्रवादी धारा की शुरुआत, और दोनों का उद्देश्य था राष्ट्रवादी धारा को रोकना। अब यह हुआ कि भाई भारत के समाज को तोड़ो। अगर ये एक रहेंगे, 1 अरब 50 करोड़ लोग देश में हैं, इनको 545 लोग बेवकूफ बनाए हुए हैं। 1 अरब 50 करोड़ को 545, इस 1 अरब 50 करोड़ को इन 545 से कहना चाहिए कि शिक्षा, इतना इतना पैसा प्राइवेट स्कूलों को जा रहा है, इतना इतना पैसा प्राइवेट कॉलेजों को जा रहा है, इतना इतना पैसा प्राइवेट इंडस्ट्रियों को जा रहा है, इतना इतना पैसा लोगों का खेत बेच दिया, जमीन बेच दिया, घर बेच दिया, प्राइवेट अस्पतालों को जा रहा है। कोई सवाल पूछने वाला है ही नहीं, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसका तो काम निकल जा रहा है, जिसका नहीं है, एक से एक कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, 5 स्टार होटल फेल, आम आदमी वहां जा ही नहीं सकता। और किसी भी देश की ताकत उसका मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स की ताकत कैसे बनती है? शिक्षा और स्वास्थ्य से। और शिक्षा और स्वास्थ्य ही अगर किसी देश का कमजोर हो जाए तो मानव रिसोर्स कमजोर हो जाएगा, मानव संसाधन कमजोर हो जाएगा। कोई सवाल नहीं करने वाला सरकार से, कोई नहीं पूछे, मेरा काम चल रहा है, बस अपना काम चलता और भाड़ में जाए जनता। यह इस देश का दर्शन है। यह इस देश का दर्शन है। जब इस देश के नेता, सम्मानित पदों पर बैठे हुए लोग, सम्मानित पदों पर बैठे हुए लोग ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी दिल्ली की सीएम है माननीय रेखा गुप्ता जी, एक शो में मैंने उनको सुना अखिलेश जी को कहते हुए कि टोटी चोर है। आप माननीय हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपकी गरिमा है बहुत मैडम। मैडम आपका बहुत बड़ा कद है, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता।
मतलब और कोई भी कहे, पर आप मैडम भारत के दिल्ली राजधानी की सीएम है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिटलर बोल दिया था, संसद में इस्तीफा दे दिया था। वैसे भी जब आप राजनीति में एंटर करते हो तो एक चीज के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए, गाली सुनने के लिए। और आज के भारत में उसकी वजह क्या है कि 80% शिक्षित लोग आपसे बजट पे बात नहीं कर सकते। बजट में पढ़ाऊंगा मॉर्निंग वाले क्लास में। मैं चाहता हूं इस देश का हर आदमी बजट को समझे कि जब केंद्र सरकार बजट जारी करे तो उसको पता चले कि बजट होता क्या है। और जानवर की पहचान उसकी बोली से और इंसान की पहचान उसके शब्दों से। विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं और विरोध तो बड़ी प्यारी चीज है। चपरासी का विरोध नहीं किया जा सकता। चपरासी का किस बात का विरोध? चपरासी का किस बात का विरोध? क्या विरोध करोगे आप चपरासी का? लेकिन राजा का तो विरोध होगा ही। राजा का मजाक तो उड़ाया ही जाएगा। और जिसका मजाक नहीं उड़ता वो मुर्दे होते हैं। जिनकी बुराई नहीं होती वो मुर्दे होते हैं। जिनके दुश्मन नहीं होते वो मुर्दे होते हैं। शमशान में जाओ आप, एक गांव में एक आदमी था, उसने पूरे गांव वालों का जीना हराम कर रखा था। मतलब 2-4 लाठी किसी ना किसी को मार देता था, मां बहन की गाली, दूसरों घरों में मैला फेंकना, और मतलब उसका काम ही था दिन भर खुराफात करना। लेकिन उस गांव का एक रिवाज था कि जब कोई आदमी मरता था तो उसके सम्मान में 2-4 बातें कही जाती थी। तो जब वो आदमी मरा तो ये हुआ कि यार इसके सम्मान में क्या कहा जाए। तो बड़ा सोच विचार के लोगों ने कहा कि चाहे जैसे भी था ये आदमी, चाहे जैसे भी था, पर अपने बेटों से तो अच्छा है। पर अपने बेटों से तो अच्छा ही था। उसके बेटों ने और आतंक मचा रखा था। मुर्दों की बुराई नहीं होती, मुर्दों का विरोध नहीं होता, मुर्दों के दुश्मन नहीं होते। और अगर ये 3 चीज आपके जीवन में नहीं है तो आप मुर्दा हैं। और अगर ये 3 चीज आप जीवन में नहीं चाहते तो एक कटोरा खरीद लीजिए बड़ा सा, चंदा लगा के, और भीख मांगिए। अब सरकार को लगा कि यार अगर जनता को बेवकूफ बनाना है, इसीलिए मैं आपको पाकिस्तान की कहानी सुना रहा हूं। सरकार को लगा अगर जनता को भटकाना है, बेवकूफ बनाना है, तो जनता को बांट दो। ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि यार अगर दमन और शोषण जारी रखना है, ऐसी कौन सा बिजनेस इस देश में नेता करते हैं कि 5 साल की राजनीति में अरबपति हो जाते हैं, 10 साल की राजनीति में अरबपति हो जाते हैं। राम मनोहर लोहिया जी नहीं हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं हुए। पर नेताओं की भी गलती नहीं है। इस देश की जनता कहती भैया हमको पूरी सब्जी नहीं मिल रहा है, भैया भैया कुछ व्यवस्था नहीं करा रहे हैं चुनाव में। जनता और अब तो ये कहने
कहने की बात ही नहीं रही, अब तो ये अनुभव की बात है। किताब लिख रहा हूं मैं, भारत में इलेक्शन, सारी घटनाओं का विवरण लिख रखा है मैंने। आशा करता हूं व्यंग्य ही लिखूंगा। अगर जनता का शोषण करना है, ध्यान से सुनना, अगर जनता का शोषण करना है तो जनता को बांट दो। किसमें? धर्म में। किसमें? जाति में। किसमें? क्षेत्र में। और अंग्रेजों ने यही काम किया और सबसे पहला शिकार बनाया उन्होंने मुसलमानों को। कौन सा सूत्र लगाया? बड़ा प्यारा सूत्र है, बहुत प्यारा सूत्र। उस सूत्र का नाम है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कम फियर, यानी अपीजमेंट कम फियर, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कम फियर। अपीजमेंट मतलब प्रलोभन, प्रलोभन और भय का सूत्र। बड़ा प्यारा सूत्र है ये। 95% फंस जाते हैं इसमें। स्वर्ग और नर्क, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस नियम का धर्म करता है। स्वर्ग, स्वर्ग अच्छे काम करोगे स्वर्ग मिलेगा। क्या है स्वर्ग में भैया? अप्सराएं हैं। और बुरे काम करोगे तो नर्क मिलेगा। तो अंग्रेजों ने इस सूत्र को मुसलमान समुदाय पर लगाया। मुसलमानों से कहा कि देखो बेटा, अगर हमारे साथ आ जाओगे ना, तो सरकार के साथ आ गए फिर तो बल्ले बल्ले। एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे, पोल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे, सरकारी नौकरी में वरीयता दे देंगे, जितना एनजीओ बनाओगे फंड दे देंगे। मुसलमानों ने कहा सर अगर नहीं आए तो? बोले अगर नहीं आए बेटा तो हम लोग देश छोड़ के चले आएंगे। अरे बोले तो और अच्छा है। अरे अच्छा कैसे? बोले हिंदू मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक हिंदू हैं, जीना आराम कर देंगे तुम लोग का। अरे बोले ऐसे कैसे जीना आराम कर देंगे सर, ये सब हिंदू हमारे भाई है। बोले बेटा इतिहास ऐसा लिख के जाएंगे ना कि ये भाईचारा कभी पैदा ही नहीं होगा दोबारा। ऐसा इतिहास लिख के जाएंगे, औरंगजेब को ऐसा पोर्ट्रे करके जाएंगे, ऐसा पिक्चर लिख के जाएंगे औरंगजेब की, कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक औरंगजेब के नाम पे लड़ते रहोगे। मैं देश के बहुत सारे टीवी चैनलों को देख रहा था, बहुत सारे विद्वानों को देख रहा था, बड़े सारे लोगों ने मुझको फोन किया, औरंगजेब पे डिस्कशन कर रहा। अरे मैंने कहा पागल हो गए, शिक्षा पे करो बुलाओ, स्वास्थ्य पे करो बुलाओ, इकोनॉमी पे करो बुलाओ, इंडस्ट्री पे करो बुलाओ, औरंगजेब पे? उससे कौन सा देश का विकास होने वाला है? उससे कौन से देश को नई धारा मिलेगी? उससे कौन से देश को नया रास्ता मिलेगा? शिक्षा पे करो, आओ शिक्षा पे डिबेट करो। चलो रामचरितमानस पे कर लो, बाइबल पे कर लो, आदि ग्रंथ पे कर लो, धर्म पे कर लो, औरंगजेब पे? मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी। दुख भी हो रहा था, हंसी भी आ रही थी। अरे एक बाइट ही दे दीजिए, एक शब्द बोल रहे हैं। मैंने कहा एक बाइट काट लेंगे खत्म हो जाओगे। कुछ प्रोग्रेसिव मुद्दों की बातें करो। (1870) में एक किताब आई, द इंडियन मुसलमान, सबको पढ़नी चाहिए। तो प्रलोभन और भय की जो नीति थी अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति लगाई। पाकिस्तान के जन्म की कहानी सुना रहा हूं, बड़ी मजेदार कहानी।
इंडियन मुसलमान। अब सवाल यह उठा कि प्रलोभन और भय की नीति उन्होंने मुसलमानों के पे ही क्यों लगाया? क्योंकि किताब आई द इंडियन मुसलमान। इस किताब को लिखा था W.W. हंटर ने, और इस किताब में लिखा गया कि मुसलमानों की स्थिति भारत में बहुत खराब है, बहुत गरीब है बेचारे, बहुत पिछड़े हैं। क्यों? अरे बोले हैं साहब पिछड़े हैं। अरे बोले यार 1206 से लेकर 1707 तक मुसलमान शासक, तब मुसलमान क्यों पिछड़े हैं? बोले भैया पता नहीं लेकिन पिछड़े हैं। 1206 से 1707, 500 साल। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और मुसलमान पिछड़े हैं। इस देश के मुसलमानों से हाथ जोड़कर एक सविनय निवेदन है, सविनय, कि आप सब शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। आप सब शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। अब वो दौर आ गया है कि आपको शिक्षा पर विशेष तौर पर अब ध्यान देने की जरूरत है, वो भी मॉडर्न एजुकेशन। तो किताब आई तो बोले साहब, अब जब ये बात जग जाहिर हुई कि मुसलमान समाज बड़ा पिछड़ा बैकवर्ड है, तो उसी समय एक बड़े सम्मानित मुस्लिम जज थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश सरकार में जज थे। इनको बेचारे को बड़ा दुख हुआ, पढ़े लिखे आदमी थे, कि यार बताओ हमारे कौम को लेकर गरीब है। 70 की दशक की बात, 1870, तब भारत नहीं था। तो इनको बड़ा दुख हुआ। इन्होंने कहा भाई साहब हम तो यार मुसलमानों की स्थिति के लिए काम करेंगे, हम मुसलमान समाज को आगे लेकर आएंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी को हक है, अपना समाज, अपना कौम, अपना धर्म, हक है कि अगर वो उन्नति चाहता है तो कोई बुरी बात नहीं है। और तब इन्होंने 1875 में एक कॉलेज खोला, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में AMU हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब ये कॉलेज खोला किसके बल पे? सरकार के बल पे। और सैयद साहब गौर करिएगा, मदरसा नहीं खोला, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज। विकसित सोच थी, आधुनिक सोच थी, और सरकार की मदद से खोला और चंदा लेकर खोला, पैसा लिया लोगों से। एक सेठ जी के पास गए कि साहब कॉलेज खोलना है, हाथ फैलाया कि कुछ चंदा दे दीजिए। सेठ जी ने इनके हाथ में थूक दिया, इन्होंने हाथ ऐसे मोल्ड किया और अपने जेब में डाल लिया। सेठ जी ने पूछा क्या कर रहे हैं सैयद साहब? बोले जेब में रख रहा हूं। अरे बोले थूका है मैंने? हाँ। बोले वही जेब में रख रहा हूं, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अरे उसने हाथ जोड़ लिया, कहा सैयद साहब माफ करिए, पैसा दिया उस आदमी ने, और एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। लेकिन यहीं से देश की राजनीति और इतिहास ने एक नई करवट ली, जिसने पाकिस्तान के जन्म में नींव का काम किया।